आईएएस हिंदी के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष प्रकाश अमन है और इस बार के 64 बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में मेरा 154th रैंक आया है। इस रैंक के साथ जो मुझे पोस्ट मिली है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की। यह पोस्ट लेवल 9 का है और इसका जो ग्रेड पे है वो 5400 का है। तो अब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, साथ के साथ मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है 64 बीपीएससी या फिर बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, दैट इज़ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद ये भी बताऊंगा कि आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल ने किस तरीके से मेरी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको मेरा नाम बताया कि मेरा नाम आशीष प्रकाश अमन है और मैंने जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो मुजफ्फरपुर से हुई है, सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल से, और वहाँ से ही मैंने 10th और 12th किया है। इसके अलावा मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है बीटेक कंप्यूटर साइंस से, और वहाँ पर मुझे 2nd रैंक मिला था, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने प्राइवेट फॉर्म में भी काम किया है 3 साल के आसपास, और इसके बाद फिर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन निकाला था और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर मैं काम कर रहा था इस एग्जामिनेशन के दौरान। तो अब मैं आपको, चूँकि मैं जॉब में था तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि कैसे हैंडल करते हैं, साथ के साथ जो लोग अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे फादर जो हैं वो कोल इंडिया में हैं, कोल इंडिया में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हैं, साथ के साथ मेरी जो मदर हैं वह होम मेकर हैं। तो अब मैं आपको जैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दिया और मैंने फैमिली बैकग्राउंड भी बता दिया, अब मैं आपको बीपीएससी की स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में डिस्कस करता हूँ। बीपीएससी जो है, फर्स्ट एग्जामिनेशन मैंने 63rd दिया था और 63rd एग्जामिनेशन में मैं मेंस तक गया था और उसमें करीब 14 मार्क्स से मेरा मेंस का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाया था। उस टाइम पर मेरा जो ऑप्शनल था वो एग्रीकल्चर था, पर 64th में मैंने अपना ऑप्शनल जो है वो चेंज किया और उसको मैंने ज्योग्राफी में बदला। और जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में जनवरी में 63rd का मेंस हुआ था और 64th का जो मेंस हुआ था वो जुलाई में हुआ था। तो बहुत ही कम समय था, क्योंकि मैंने ऑप्शनल चेंज किया था, तो उसी हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करी थी। तो अब मैं आपको प्रिपरेशन का जैसा बता दिया कि 2018 में मैंने स्टार्ट किया था। इसके पहले मैं यूपीएससी वगैरह की एग्जामिनेशन दे रहा था और यूपीएससी में मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया हुआ हूँ। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज़, आपको सिलेबस का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। सिलेबस के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर। अगर आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से ध्यान में नहीं लिया तो आपका जो तैयारी का जो डायरेक्शन है वो सही से डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो पहला काम तो आपको यही करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का तो 150 क्वेश्चंस के टोटल 150 क्वेश्चंस हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स में, और इसमें जो सेक्शंस बटे होते हैं 10 क्वेश्चंस तो मैथ्स के होते हैं, बाकी 140 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका स्टैटिक पोर्शन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, बिहार का स्टैटिक पोर्शन और बिहार के करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल दे देता हूँ शॉर्ट में। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और जो लोग ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको बहुत सारा एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करने की ज़रूरत है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो नए विद्यार्थी हैं और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यही सलाह रहेगी कि आप जो बेसिक किताबें हैं पहले एनसीईआरटीज़ वगैरह ख़त्म करें। एनसीईआरटीज़ से भी क्वेश्चंस बीपीएससी में डायरेक्टली आ जाते हैं, स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस, और अगर आप इवन पॉलिटी का भी देखोगे और हिस्ट्री के क्वेश्चंस ये सब आ जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप बिहार स्पेसिफिक किताबों के बारे में देखोगे तो 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं, एक क्राउन की किताब पढ़ी है और दूसरी समग्र पढ़ी है जो केबीसी नैनो की आती है। तो उन दोनों में से कोई एक किताब आप पढ़ सकते हो। अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। फिर आते हैं करंट अफेयर्स करने का जो सोर्स है। करंट अफेयर्स का एक सोर्स तो आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल से ही आपको मिल जाएगा, साथ के साथ वो नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और कई सारे क्वेश्चंस वो एग्जामिनेशन में आ भी जाते हैं। खासकर मुझे याद है कि जो इंडस्ट्रीज़ वाला और इवन जो मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं बिहार में, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है। और मुझे याद है कि बहुत अच्छे से सर ने बताया था कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो एक तो सोर्स ये हो गया। दूसरा सोर्स मैंने जीके टुडे रखा था। जीके टुडे के अलावा आप स्पीडी टाइप की मैगजीन भी पढ़ सकते हो। 66 का भी मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो उसके प्रीलिम्स में मैंने एडिटोरियल इस्तेमाल किया था और मेरा 66 का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है। इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन के लिए आप लूसेंट टाइप की किताब कर सकते हो इस्तेमाल। अरिहंत की भी किताब आती है मनोहर पांडे की, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों किताब मैं इसलिए इस्तेमाल करने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत और बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह की किताबें पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको जितनी पतली किताबें हैं उन किताबों को अगर आप करोगे सॉल्व तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हो गया सारी चीज़ें। मैथ्स के लिए आपको मैं वही चीज़ बोलूँगा कि मैथ्स 10th लेवल तक का आता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, जैसे परसेंटेज रेशियो, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे उतना आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ भी लगाएं।
यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे इंग्लिश के लिए ये सारी चीज़ें हैं, उसी तरह हिंदी के लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये भी कर सकते हो। घटना चक्र भी आप ऑब्वियसली सॉल्व करिए। घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उसको भी आप ज़रूर सॉल्व करें। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो प्रीवियस ईयर का पूरा कंपाइलेशन है, तो वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। और सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, यूपीपीएससी या फिर कोई भी और स्टेट एग्जामिनेशन अगर आप देते हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गई सारी चीज़ें। कट ऑफ के लिए ज़्यादा ना सोचें, कट ऑफ कभी नीचे रहता है कभी ऊपर रहता है, तो आपका जो हमेशा टारगेट होना चाहिए कि जो भी कट ऑफ गया है उससे 10 मार्क्स आपके ऊपर आने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के और कुछ ऑप्शंस जो होते हैं वो गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं, तो उतना आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब आते हैं मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस से ही मेरिट बनता है। इंटरव्यू का भी रोल है, पर मेंस सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा खासा मार्क्स रहता है तो आपको इंटरव्यू में अगर थोड़े बहुत कम भी मार्क्स आते हैं तो भी आपको अच्छी रैंक मिल जाती है। तो अब मैं आपको मेंस के लिए बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर में आपको एक जो पेपर है दैट इज़ हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो आपको उसमें सिर्फ आपको मतलब 40 मार्क्स आप ले आओगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। वैसे तो मेरे ख्याल से 33 मार्क्स है जो क्वालिफाइंग है, तो आप उतना 40, 45, 50 के आसपास ला सकते हो, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी होती है हिंदी वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप देखोगे तो 100 मार्क्स का होता है और उसमें ऐसे होते हैं, संक्षेपण होता है, दैट इज़ प्रेसी राइटिंग होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। कुछ एक हिंदी आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ें और 1-2 निबंध एग्जामिनेशन में जाने के पहले ज़रूर लिख लें। तो इससे होगा क्या कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा और ये पेपर आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि अगर ये पेपर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो परेशानी हो सकती है। इसके बाद आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आते हैं 2, GS1 और GS2। ऑप्शनल भी मैं आपको बताऊंगा। तो GS1 पेपर अगर आप देखें तो 300 मार्क्स का होता है और इसमें हमें टोटल 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पेजेस का कन्फ्यूजन रहता है। तो बीपीएससी की जो बुकलेट मिलती है वो 36 पेजेस की होती है। 36 पेजेस का मतलब है कि अगर GS1 और GS2 का आप ध्यान में रखें तो 8 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो अगर आप हर एक क्वेश्चन को 4 पेजेस में लिखते हो तो आप 32 पेजेस भरेंगे, और अगर आप हर क्वेश्चन का 5 पेजेस लिखते हो तो आपके 40 पेजेस हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 4.5 पेजेस, मतलब 4 से 4.5 पेजेस के आसपास लिखना है। वर्ड्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक पर्सन का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है, फॉन्ट साइज़ अलग होता है। तो हो सकता है कि कोई एक पेज में 100 वर्ड्स लिख रहा है और कोई और इंसान है जो एक पेज में 150 वर्ड्स लिख रहा है। तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पेजेस का काउंट बता रहा हूँ कि 4 से 4.5 पेजेस का आपका आंसर होना ज़रूर चाहिए। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, पर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर्स को। तो GS1 का जो पेपर है मैंने आपको बताया कि 300 मार्क्स का होता है और 8 क्वेश्चन इसमें टोटल सॉल्व करने होते हैं। GS1 और GS2 दोनों में यही चीज़ लागू होती है, और दोनों में ही आपको सेक्शंस जो हैं वो 3 होते हैं। सेक्शन 1 में आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, सेक्शन 2 में आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और सेक्शन 3 जो होता है उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो GS1 पेपर का जो सेक्शन 1 है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है GS पेपर्स के लिए और इवन ऑप्शनल के लिए, और साथ के साथ सिलेबस को भी आपको ध्यान में रखना है। बीपीएससी की एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे आपका जो इंडियन हिस्ट्री है उसको बीपीएससी के ध्यान में रखकर और बिहार के ध्यान में रखकर आपको बिहार के रेफरेंस में पढ़ना होगा। जैसे जो बड़े बड़े आपके इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 1857 का रिवॉल्ट हो गया, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 का, इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो ये सब रिलेटेड आपको नेशनल लेवल पे तो करना ही है, साथ के साथ इसमें बिहार की क्या भूमिका रही है उसको भी आपको देखना है। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। कल्चर वाला पोर्शन जो है उसके लिए आपको मेरे ख्याल से 5 टॉपिक हैं, 5 या 6 टॉपिक हैं टोटल, जिसमें से 3 रिपीट होते रहते हैं, पाला आर्ट, मौर्यन आर्ट और पटना कलाम। तो इन तीनों के ऊपर में तो आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स होना चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में ईजिली बना सको। साथ के साथ एग्जामिनेशन में ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी आंसर कर रहे हो तो वो एकदम क्वेश्चन स्पेसिफिक हो, मतलब क्वेश्चन के ध्यान में हो, क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर करो, ठीक है। तो एक तो पहला सेक्शन ये हो गया। दूसरा सेक्शन आता है करंट अफेयर्स। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको एकदम साफ साफ बता देता हूँ। मेरा जो एक सोर्स रहा है वो विजन मंथली मैगजीन रही है, ठीक है। विजन मंथली मैगजीन में इवन अगर आप पॉलिटी का जो पोर्शन देखोगे या फिर आयर का पोर्शन देखोगे, इसके बाद साइंस एंड टेक का पोर्शन देखोगे, तो ये विजन मंथली बहुत ही अच्छे तरीके से दी रहती है और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ हो जाएगा। आईआर का पोर्शन के लिए अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करने हैं, जैसे बिम्स्टेक, OIC, ये सब पूछा जाता है। साथ के साथ आप आगे अगर देखोगे तो आपको इंडिया के नेबरहुड के बारे में पता होना चाहिए, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया। 64 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर में, और इसके अलावा अभी आने वाले समय में हो सकता है कि चाइना के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। तो करंट अफेयर्स आप एक सोर्स तो आप विजन मंथली मैगजीन से कर सकते हो। दूसरा KBC नैनो की कंपाइलेशन भी आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। इसके अलावा और भी हिंदी में बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, तो उसको भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो।
फिर आते हैं स्टैटिक का पोर्शन। तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो है उसमें हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ पर 4 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल, तो 2 क्वेश्चन ही हमें करने हैं। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे मैं पाई चार्ट के क्वेश्चंस और ग्राफ के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करता था, जो बार ग्राफ्स होते थे, क्योंकि वो ईजी पड़ता है, पर वो आपको वहाँ पर डिसाइड करना होगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए ईजी हैं और कौन से क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो करीब क्या मतलब दो क्वेश्चंस होते हैं, तो 72 मार्क्स के हो गए। तो दोनों क्वेश्चन आपका सही करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको GS1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो GS1 और GS2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेरिट डिसाइड करने में, ऑप्शनल तो करता ही है। तो ये हो गया पूरा GS1 पेपर। अब आते हैं GS2 पेपर के बारे में। GS2 में आपका सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो इंडियन पॉलिटी, और याद रखिएगा कि सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि इंडियन पॉलिटी विथ रेफरेंस टू बिहार। तो यहाँ पे आपको बिहार का पॉलिटी भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रीएम्बल, जुडिशरी, ये सब चीज़ों से, फंडामेंटल राइट, DPSP, कास्ट पॉलिटिक्स और पार्टीज से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वही है कि बिहार से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, और फिर पढ़ने के लिए वही आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। क्राउन की किताब आप बिहार स्पेसिफिक पढ़ने के लिए कर सकते हो, साथ के साथ आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी का पोर्शन है। यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इकोनॉमी और ज्योग्राफी थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें आपके ऑप्शंस कम रहते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 3 सॉल्व करना है, तो वहाँ पे छोड़ ज़्यादा नहीं सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका पहला जो आपका फोकस रहेगा कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बेसिक्स आपकी अच्छे से होनी चाहिए। आप NCERT से इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज़ के लिए, साथ के साथ जो UPSC की किताबें आती हैं जैसे श्री राम की किताब और बाकी जो किताबें हैं, NCERT तो मेरे ख्याल से काफ़ी है ज्योग्राफी के लिए, तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, इकोनॉमी का पॉवर्टी हो गया, ज्योग्राफी में आपका एग्रीकल्चर चीज़ें हो गई, मानसून से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करें, और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये पोर्शन भी ईजिली हैंडल हो जाएगा। फिर थर्ड जो आता है सेक्शन वो है साइंस एंड टेक का। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, ये भी आपको 72 मार्क्स देंगे। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो स्मार्ट सिटीज़, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब से क्वेश्चन बनेगा। स्पेस और आपका वेस्ट मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये पोर्शन भी आपका हो गया। तो ये दोनों GS1 और GS2 पेपर्स हो गए। यहाँ पे इन दोनों पेपर्स को आपको अगर सॉल्व करना है अच्छे से और ज़्यादा मार्क्स अगर स्कोर करना है तो आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, और साथ के साथ इवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं ऑप्शनल। तो ऑप्शनल का मैं आपको एकदम क्लियरली बता देता हूँ कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, और यहाँ पर 2 सेक्शंस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो आप देखोगे तो वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सेक्शन आता है। और जो सेक्शन 2 है उसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। इंडिया का तो ज्योग्राफी है ही, साथ के साथ वहाँ पर बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। तो वही है, वहाँ पे अब मैंने जो किताबें इस्तेमाल की हैं वो UPSC की जो रिसोर्सेज रही हैं उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। साथ के साथ आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ देने की ज़रूरत है, सिलेबस का एनालिसिस अच्छे से करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हो गई। आपको कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड अगर कोई डाउट आएगा तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर मैं कोशिश करूँगा कि अपने साइड से आंसर कर दूँ। तो ऑप्शनल का ये हो गया। अब हम लोगों ने जो तीनों पेपर्स हैं मेरिट डिसाइड करने वाले, GS1, GS2 और ऑप्शनल, तो ये तीनों हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर अब तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप KBC नैनो इस्तेमाल कर सकते हो। ये याद रखिएगा कि KBC नैनो में जो आपके आंसर दिए हुए हैं वो मॉडल आंसर नहीं है, ठीक है। आप सभी को लगता होगा मॉडल आंसर है, पर वो मॉडल आंसर नहीं है। उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उसमें फ्लो चार्ट्स बनाया जा सकता है, डायग्राम बनाया जा सकता है। आयर के क्वेश्चन में भी उसमें डायग्राम नहीं है, तो आपको खुद से ऐड करना होगा। और मेरा सजेशन ये होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर लिखें, और साथ के साथ उसको अगर हो सके तो इवैल्यूएट ज़रूर करवा लें। तो इससे फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, और क्वेश्चंस अगर सेम तर्ज पे क्वेश्चन आते हैं, सेम टाइप पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी लिखने में। ये याद रखिएगा कि BPSC क्वेश्चन में, BPSC के जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक रिपीट हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एकदम सेम टू सेम पहले से रट के चले गए और वही चीज़ लिख के आ गए, तो ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके मार्क्स को इम्पैक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका मेंस का सारा प्रिपरेशन। बहुत सारे आपको आंसर लिखने हैं, बहुत सारे टेस्ट बनाने हैं, और साथ के साथ प्रैक्टिस ढेर सारा करना है। खुद के नोट्स आप बनाइए टॉपिक्स के, जैसे 1857 का रिवोल्ट हो गया, साथ के साथ प्रीएम्बल हो गया, FR हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, DPSP हो गया। तो इन सब के नोट्स आप खुद से बनाइए। साइंस एंड टेक के भी कुछ जो आपके पोर्शंस होते हैं उसके भी नोट्स आप खुद से बनाइए तो अच्छा रहेगा। और मैंने रिसोर्सेज तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आप विजन की जो मंथली मैगजीन है वहाँ से साइंस एंड टेक, IR, पॉलिटी भी कर सकते हो, और इसके अलावा इन्वायरमेंट के भी जो भी पोर्शन आ जाता है, ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, वो सब भी आप कर सकते हो। तो मंथली मैगजीन आप करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा।
फिर यहाँ पर कुछ एक लोग पूछते हैं कि क्या हमें मेंस 365 या पीटी 365 करना है। तो मेरा कहना है कि अगर आपने मंथली मैगजीन कर लिया तो आपको ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो मंथली मैगजीन तो आप पीटी 365 और मेंस 365 भी कर सकते हो। याद रखिएगा कि पीटी 365 में ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है, मेंस वाले में ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया पूरा आपका मेंस का डिस्कशन। इंटरव्यू का डिस्कशन मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ आपका बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साथ के साथ आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, और इसके अलावा आपने एक ग्रुप बना सकते हैं इंटरव्यू जो देने वाले लोगों का, और वहाँ पर फिर डिस्कशंस आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू का। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक दो, तो वहाँ पे आप जब फीडबैक लेते हो तो आप अच्छे से डिस्कस कर लो, आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसको आप डिस्कस अच्छे से कर लो, और बता लो कि आखिर मुझे कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फीडबैक मिलेगा उसी के ऊपर आप काम कर पाओगे। तो ये हो गया सारा डिस्कशन जो आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आखिर IAS हिंदी जो यूट्यूब चैनल है और टेस्ट सीरीज़ है उन्होंने कैसे मुझे मदद की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 63rd का जो मैंने पेपर दिया था उस टाइम पे मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई थी। तो मुझे जब एग्जामिनेशन दे के आ रहा था तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने आंसर की क्वालिटी से, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं मतलब उतने अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँगा, जो कि सही भी बात है। मेरे 490 आए थे और 504 कट ऑफ गया था 63rd में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे टेस्ट सीरीज़ लगाने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे IAS हिंदी की टेस्ट सीरीज़ मेरे पास उपलब्ध हुई थी, और सर से मेरी बात भी हुई थी। तो मेंस का टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे याद है कि मैंने GS के सारे टेस्ट लगाए थे और ऑप्शनल के भी सारे टेस्ट लगाए थे, और सर से इवैल्यूएशन भी हुआ था। और मेरा जो इवैल्यूएशन के बाद मतलब जो मुझे मार्क्स मिले हमेशा बढ़ते ही गए थे, और फिर एक पॉइंट पर आकर ऑब्वियसली अब 200 से ज़्यादा 210 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, तो वो स्टैग्नेंट हो जाता है। पर वही है कि स्टार्ट मैंने 180 175 से किया था, और फिर धीरे धीरे अच्छा खासा प्रोग्रेस होता चला गया था। सर का जो एवेल्यूशन का जो तरीका होता है, एक शीट पे वो अच्छे से बताते हैं कि आप में क्या क्या गड़बड़ी है, क्या क्या नहीं है, तो उससे आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि आपको कौन से एरियाज़ में सुधार करना है और कौन से एरियाज़ में सुधार नहीं करना है। तो यहाँ पर IAS हिंदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ के साथ प्रीलिम्स का भी मैंने टेस्ट सीरीज़ उनका देखा है, तो काफ़ी उनका बेहतर है, और अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो, और इवन उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी आते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। फिर आते हैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन। मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करना है, पर मैंने भी वैसे ही किया था। और इस बार जो इंटरव्यू में मेरा जो बोर्ड रहे हैं वो करीमी सर का बोर्ड था। मेरे से काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स याद नहीं आते हैं, पर फिर भी मैंने उसको अच्छे से डॉज किया था, और सर को मैंने जो बाकी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे वो मैंने आंसर भी ठीक से किया था। तो ये हो गया बात। अब इसके अलावा अब मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा कि कुछ एक मैसेज। तो सबसे पहली चीज़, जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर जिनका नहीं हो पाया है, उनसे मैं यही बोलूँगा कि आप हिम्मत ना हारें। मेरा भी नहीं हुआ था 63rd में, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और 64th में मैंने एक अच्छा रैंक लिया है। तो आप भी मेहनत करते रहिए। जो भी आपको अभी मार्क्स अवेलेबल हो गए हैं, तो आप उन मार्क्स को देखिए और अच्छे से एनालाइज़ करिए कि आपको कौन से एरियाज़ में आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सीनियर्स की बात मानिए, सीनियर्स की बात सुनिए। अगर हो सके तो सीनियर से हेल्प भी ले सकते हैं आप। साथ के साथ IAS हिंदी की ग्रुप तो है ही, आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो और सर से भी बात कर सकते हो, तो उनसे भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा कि आपको अप्रोच कैसे रखना है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं, रिसोर्सेज भी आपको मैंने बता दिया है कि कैसे प्रिपेयर करना है। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आंसर राइटिंग से कतराना नहीं है। जितना ज़्यादा आंसर लिखेंगे उतनी आपकी क्वालिटी आंसर की बढ़ती चली जाएगी और बेटर होती चली जाएगी। तो ये आपको करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आप कोई और स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे लागू होगी कि आपको सिलेबस को अच्छे से एनालाइज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज़ करना है, और प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करोगे, डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ करोगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जाते जाते मैं एक दो चीज़ें और बोलना चाहूँगा कि जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और फ्रेंड्स का ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनसे प्लीज़ कट ऑफ ना हों। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब स्ट्रेस रहता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए मुझे याद है कि मेरी मदर ने बहुत मेरी मदद की है, मेरी फादर ने मदद की है, मेरे नाना जी ने बहुत मेरी मदद की है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ के साथ मेरे फ्रेंड्स का जो छोटा सा ग्रुप है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में किया है। साथ के साथ जब मैं परेशान रहता था तो मुझे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की है। तो एक तरीके से ये जो सक्सेस है, ये ऑब्वियसली सभी का एक मतलब कंबाइंड एफर्ट आप कह सकते हो। मैंने काम तो मुझे ही करना था, पर उन लोगों ने भी काफ़ी मदद की थी। तो इसके साथ ही मैं मतलब मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आई होप आप इस वीडियो के थ्रू आप आगे चलकर आपको ऑब्वियसली परीक्षा की तैयारी में ज़्यादा परेशानी ना आए। और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सर भी आंसर कर देंगे, और अगर मैं देखूँगा तो मैं भी आपको आंसर करके जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हेल्प कर दूँगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सारी चीज़ें, तो अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच IAS हिंदी को कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, और साथ के साथ एक तरीके से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक यही चीज़ लास्ट बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिए, आपका भी सिलेक्शन पक्का होना है। अभी आने वाले समय में ही एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, डेडिकेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए और हेल्दी रहिए। हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। अब आगे के वीडियोज़ भी देखते रहिएगा IAS हिंदी के चैनल पर। थैंक यू सो मच।